नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न है, टाइगर्स के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सी सही रहता है। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। यह भारत और यूके के सहयोग के फलस्वरूप स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। या इसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा यानी कि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी फिर से सी ऑप्शन दोनों सही होता है। कोवैक्स के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। यह गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन सीपीआई और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से बना संगठन है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कोरोना की वैक्सीन अल्प विकसित राष्ट्रों और कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध कराना, भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली न्यूज़ है जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो जो आपका पहले मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय है, अब इसको बदल के इस नीति के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और क्या क्या बदलाव आए हुए हैं शिक्षा नीति में हम देखेंगे। तो ये जो है आपकी लगभग 34 वर्षों बाद आई है नई शिक्षा नीति। अब इस शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ में लिखा गया है कि जीडीपी का लगभग 6% जो है शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उसको शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। और एक विशेष सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट डेवलप की जाएगी, इसके माध्यम से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और स्कूल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं कि 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों को एक कैटेगरी में रख दिया गया है। जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी अब 12वीं में होंगी, कह सकते हैं आप। और लिटरेसी जो होगी उसको काफ़ी हद तक बढ़ाने का उद्देश्य है। 2025 तक न्यूमरेसी स्किल भी बढ़ाने का उद्देश्य है। और कक्षा 5 तक मातृभाषा में ही बालक को शिक्षा दी जाएगी। अगला महत्वपूर्ण जो बात है वो कि बोर्ड एग्ज़ाम को पहले से ईजी किए जाएंगे। ज़्यादा ध्यान रटने वाले बिंदुओं पर नहीं किए जाएंगे, बल्कि माइंड को डेवलप करने पर चीज़ें ध्यान दी जाएंगी। और उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं, अब सब के लिए एक अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा। यानी कि अलग अलग नहीं, मेडिकल के लिए, लीगल कोर्सेज के लिए जो अलग होते, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी शिक्षाएं हैं सबके लिए एक अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद होता है माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा होता है, इस तरह यूजीसी होता है। तो उसके लिए सबके लिए एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी, सब पे नियंत्रण करेगी। केवल मेडिकल के लिए अलग होगा और कानूनी कोर्सेज के लिए अलग होगा। और क्या किया गया है, जो यूजी कोर्सेज हैं इनको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है थोड़ा सा। यूजी कोर्सेज 3 से 4 साल तक में पूर्ण किए जा सकते हैं। और पीजी प्रोग्राम 1 से 2 साल का किया जाएगा। एमफिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी रिसर्च करने के लिए। और कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम जो था इसको 15 सालों के अंदर ख़त्म करना है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, जिसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो हमारा भविष्य है बच्चों का वो काफ़ी बेहतर हो। और शिक्षा केवल ना रटने पर केंद्रित रह जाए, बल्कि स्किल डेवलप करने पर वो केंद्रित हो। और जो शिक्षित हों हमारे, वो रोजगार भी पा सकें और उनके अंदर स्किल्स रहें, वो इकोनॉमी को भी ले सकें, अपना भी डेवलपमेंट कर सकें। तो ये उद्देश्य रखा गया है नई शिक्षा नीति का। ये किसके नेतृत्व में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, के कस्तूरी रंगन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपको ध्यान देना है। तो अभी इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ये हमारी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की थी। अगली न्यूज़ आर्टिकल है अनलॉक 3 जो अब स्टार्ट हो गया। इसमें क्या क्या जो है पैमाने अलाउ किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। क्या क्या अलाउ हम देखेंगे कि रात्रि में जो अभी तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहता था वो हटा लिया गया है। इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं वायुयान के माध्यम से आप, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। इंडिपेंडेंस फंक्शंस, जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो है वो सारी चीज़ फॉलो किया सकता है। जिम और योगा केंद्र, सब चीज़ें खोल दिए जाएंगे 5 अगस्त के बाद से। अब देखेंगे हम क्या क्या नहीं खुला है। मेट्रो सर्विसेज, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम और ऐसे सभी प्लेसेज। सोशल, पॉलिटिकल और स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन, जो भी मतलब सामाजिक, राजनीतिक या फिर खेल कूद संबंधी फंक्शन है, सारे बंद रहेंगे। अगली न्यूज आर्टिकल है इंडिपेंडेंस डे क्वारंटीन मस्ट फॉर ऑल पर्सनल। तो एक अभी जो है एक सूचना जारी की गई, इसमें बताया गया है कि जो भी लोग प्रधानमंत्री जी के संपर्क में आएंगे इंडिपेंडेंस डे के परेड के दौरान, तो उनको 1 अगस्त से यानी 15 दिन पहले से ही क्वारंटीन होना पड़ेगा। क्योंकि ताकि कोई सिम्टम्स वगैरह हो, अगर हो तो उनको पहले ही हटा दिया जाए, अन्यथा प्रधानमंत्री जी संक्रमित हो सकते हैं। ये किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एक्सटेंड्स 4G नेट बैन अंटिल अगस्त 19। तो जम्मू कश्मीर में अभी 4G इंटरनेट बैन है, इसको अभी और बढ़ा के 19 अगस्त तक इसको बैन बढ़ा दिया गया है, ये बताई गई बात इसमें।
अगली न्यूज आर्टिकल है सीरो सर्वे सोज कोविड-19 पीक फार अवे। तो जो सीरो सर्वे किया गया इसमें ये पाया गया कि कोविड-19 की जो अभी उच्चतम अवस्था है भारत में वो नहीं पहुंची है, यानी कि इससे भी ज़्यादा केसेज होंगे। पीक टाइम क्या होता है, देखिए जो केसेस का पैटर्न देखा गया है, एक समय आता है कि उस कंट्री में अधिकतम केसेज आते हैं, उसके बाद फिर केसेस की संख्या कम होने लगती है। जैसे चाइना में एक टाइम पीक था, फिर इटली में था, स्पेन में था, अभी यूएसए में लगभग पीक चल रहा है। तो वही बताया जा रहा है, जो सीरो सर्वे कराया गया इंडिया में वो बता रहा है कि अभी इंडिया में पीक टाइम नहीं आया, काफ़ी दूर है। अगली न्यूज आर्टिकल है ट्रस्ट सेटअप टू बिल्ड मॉस्क इन अयोध्या। तो जैसे जो अयोध्या राम मंदिर विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो जो जगह था वो स्थल था उसको हिंदू समुदाय को दे दिया गया, और उसके बदले 25 किलोमीटर दूर ही बाबरी मस्जिद साइट से 5 एकड़ मुस्लिम समुदाय को दिया गया है कि आप भी अपनी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी उस मस्जिद को बनाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण कर लिया गया है, मुस्लिम जो ट्रस्ट है। अब उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी, ये देखेंगे। अब ये लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे। स्मॉग टावर सुप्रीम कोर्ट वार्न आईआईटी बॉम्बे ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि दिल्ली आए दिन प्रदूषण से बुरी तरह से जूझती रहती है, तो इसके लिए एक उपाय दिया गया था स्मॉग टावर। स्मॉग क्या होता है, स्मोक और फॉग का मिक्स करके, जो स्मॉग प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। तो जब धुआं और कोहरा दोनों मिल जाता है तो प्रदूषण की समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति को स्मॉग कहते हैं। इससे निपटने के लिए स्मॉग टावर का एक टेक्नोलॉजी का जो है बात की गई। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 15 से 20 फीट से ऊंचाई पर एक टावर स्थापित किया जाएगा, जो आसपास के लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्रफल की जो वायु होगी उसको खींचकर उसको स्वच्छ करके उसको फिर रिलीज कर देगी, स्वच्छ एयर। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में ये लागू करना था। आईआईटी बॉम्बे के मध्यम तकनीकी सहायता से ये प्रोजेक्ट लागू होना था, लेकिन अभी आईआईटी बॉम्बे ने किसी कारणवश कहा कि भाई हम जो है इस प्रोजेक्ट से वापस जाते हैं, हम इसमें नहीं शामिल होंगे। तो वही अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आप इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगे तो हम न्यायालय की अवमानना का आरोप आप पे लगा देंगे। तो ये चीज़ बताई है। ये हमने देखा स्मॉग टावर आईआईटी बॉम्बे की मदद से ये दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाना है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल की तरफ हम चलेंगे। अगली महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल हमारी है नटेशा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स टू इंडिया। तो जो नटराज जी की मूर्ति है एक जो है लगभग 22 साल पहले इसको चुरा लिया गया था कुछ स्मगलर्स द्वारा। ये 9वीं शताब्दी की प्रतिहार स्टाइल में जो मूर्ति बनाई गई है। प्रतिहार जो राजा थे वो कहाँ के राजा थे, मूलतः वो राजस्थान के राजा थे। तो ये सैंडोस्टोन से बनी हुई यानी कि बलुआ पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति थी 9वीं शताब्दी की, जो बहुत ही अद्भुत मूर्ति थी, एंशियंट मूर्ति थी ये। तो अभी इसकी चोरी हो गई थी, इसको रिकवर किया है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में इसको दे दिया गया है। तो इस नटराज की मूर्ति की ये बात बताई गई है। अगले न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे NEP फोकसेस लीव नो चाइल्ड बिहाइंड ब्रिज डिजिटल डिवाइड। तो जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो बताया जा रहा है इसमें इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं रहना है, और जो डिजिटल डिवाइड है उसको भी ब्रिज करना है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि जैसे कोई भी सुविधा है अगर उपलब्ध हो रही है उसमें डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे शिक्षा का ही हम उदाहरण लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो लोगों के पास तो फ़ोन है, लैपटॉप वगैरह हैं, वो तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घर परिवार, ऐसे गरीब बच्चे जो है झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं उनके बच्चों के पास फ़ोन नहीं हो सकता है। कई परिवारों में तो एक स्मार्टफोन भी नहीं है। तो वो लोग जो है जब डिजिटल माध्यम से केवल शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है तो ऐसे में उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी बच्चे को शिक्षा के दायरे से बाहर न रखा जाए, और इस डिजिटल डिवाइड को भी खत्म करने की बात किया है इस नई शिक्षा नीति ने। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है नो न्यू गवर्नमेंट जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अ ईयर आर्टिकल 370 मूव। तो आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है उसके बाद से अभी कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जनरेट हुई है, ये बात बताई जा रही है। कारण क्या था कि जैसे नई वैकेंसीज रिलीज भी की गई, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो कोई फुलफिलमेंट हो नहीं पाई, और लगभग 40,000 करोड़ का व्यापारियों का लॉस हुआ है। पूरा लॉकडाउन वगैरह लगा था, टूरिज्म सेक्टर पूरा बंद हुआ था, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। हालांकि बताया भी है कि लगभग 13,600 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट का MOU हस्ताक्षर हो गया है, लेकिन अभी धरातल पर कोई भी ये सब काम नहीं हो पाया है लॉकडाउन की वजह से। अगली न्यूज आर्टिकल है राफेल अराइव्स एट अम्बाला एयरबेस। तो जो हमने भारत ने दसाल्ट एविएशन फ्रांस की एक रक्षा कंपनी है उससे 36 राफेल विमान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके पहले 5 विमान अम्बाला एयरबेस पे आके लैंड कर चुके हैं। ये आपका बहुत ही हाईटेक डबल इंजन ट्विन इंजन
मॉडर्न फाइटर जेट है। इससे भारत की जो रक्षा क्षमता में काफ़ी विस्तार होगा, ये बात है। राफेल के बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। टॉसिलिजुमैब फेल्स टू ट्रीट न्यूमोनिया। तो टॉसिलिजुमैब एक दवा है जिसको आईसीएमआर ने कहा था कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया एक जुखाम जैसा, जुखाम का ही एक प्रकार है। तो जैसे जो जुखाम जैसे सिम्टम्स हैं, तो ये बताया था आईसीएमआर ने, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसके बाद इसका काफ़ी काला बाजारी हो रही थी, गोरख धंधा इसका हो रहा था। लगभग 1.5 लाख रुपए में एक एक डोज इसकी बेची गई थी काला बाजारी के रूप में। लेकिन अभी देखा गया है तो इसका इफेक्ट कोविड-19 रिलेटेड न्यूमोनिया जो पेशेंट्स थे उन पर ना के बराबर है, कोई हेल्प नहीं कर रही है। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे, एंटीबॉडीज़ इन लाइव स्टॉक अवरी। तो एक जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया कि जो डेयरी सेक्टर है इसमें जैसे कोई भी आए दिन जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जलन हो रही है पशुओं को, या कोई दिक्कत हो रही है, तो लोग तुरंत एंटीबायोटिक खिला देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक से आराम तो हो जाता है, लेकिन एक दूरगामी नुकसान भी है कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स मान लीजिए 5 दिन का है और 2 ही डोज उसको खिला के छोड़ दिया गया, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वो बीमारी दोबारा होती है तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इस तरह जो वायरस होता है वो मजबूत हो जाता है और एंटीबायोटिक को पहचान लेता है, उसके खिलाफ अपने आप को ढाल लेता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो एंटीबायोटिक मनमाने रूप से ये डेयरी इंडस्ट्री में प्रयोग हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक और महामारी के रूप में हमारे सामने आ सकता है। उस समय स्थिति ऐसी होगी कि वायरस तो हमारे पास होगा, लेकिन हमारी जो एंटीबॉडीज़ होंगी, हमने एंटीबायोटिक बनाया है, एंटीबायोटिक दवाएं वो काम ही नहीं करेंगी। तो ये चीज़ बताया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट में अपने। अगली न्यूज आर्टिकल है, सेंट्रल विस्टा सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ रेड प्लीज अगेंस्ट ग्रीन नोट। तो जो सेंट्रल विस्टा प्लान है, यानी कि जो नई संसद की बिल्डिंग बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट ने, उसको 17 जून को एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी दे दिया। तो अभी कुछ जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको आपत्ति थी इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम आपको समय दे रहे हैं, जिन लोगों को कोई आपत्ति है वो याचिका दायर कर सकते हैं, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज आर्टिकल, डीओपीटी ग्रांट्स रिलीफ टू एम्प्लॉयज़ ऑन लीव। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन की वजह से अपनी ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है उनको राहत की जो है सांस उनको लेने का आदेश, मतलब राहत के सांस लेने का मौका दिया। क्यों? क्योंकि ये भाई एक दैवीय आपदा थी, तो वो जान कर नहीं पहुंच पाए, ऐसा नहीं उनकी कोई गलती थी, इसलिए उनको अभी रिलैक्सेशन दिया गया है। अगली न्यूज आर्टिकल है, कोविड-19 डिम्स बकरीद चीयर फॉर यूपी गुड सेलर्स। तो जैसे बकरीद आने वाली है, तो जो किसान जो है गोट यानी बकरियों का मतलब पाल पोस के बड़ा किए थे और उम्मीद किए थे कि ये बढ़ जाए, मतलब बढ़ेगी तो बाद में हमको इनकम देगी, बकरीद में बेचेंगे इसको। तो अभी कोविड-19 की वजह से जो बकरीद है वो काफ़ी डिम है, और इससे जो गोट सेलर्स हैं उनको भी काफ़ी चिंता की बात है उनके लिए कि सारी गोट्स उनकी बिकने संभव नहीं है। हाई प्राइसेज ऑफ पल्सेज में इफेक्ट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्टडी। तो जैसे लॉकडाउन लगा है तो अभी जो अवेलेबिलिटी है खाद्य पदार्थों की काफ़ी कम हो गई है, इस वजह से दाम चीज़ों का बढ़ गया है। जैसे दाल का ही दाम देख लीजिए, दाल का जो अरहर की दाल पहले 70-80 रुपये किलो औसत रूप में रहती थी, अब 140-150 रुपये किलो तक पहुंच जा चुकी है लॉकडाउन के दौरान। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि सारे समूह के लोग दाल या जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है वो नहीं एक्सेस कर पाएँ। इससे क्या होगा कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में कमी आएगी, लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज आर्टिकल है, कंगारू ब्लू मकाज रेस्क्यूड इन असम। तो कंगारू और ब्लू मकाज ये एक एक्जॉटिक स्पीसीज़ है। एक्जॉटिक स्पीसीज़ क्या होती है? जैसे भारत में ये स्पीसीज़ नहीं पाई जाती हैं, ये दूसरे देशों से लाई गई हैं, स्मगल की गई हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ जो उस लोकल क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं उनको एक्जॉटिक स्पीसीज़ कहा जाता है। तो भारत के लिए कंगारू और ब्लू मकाज दोनों एक्जॉटिक स्पीसीज़ है। इसका ट्रेड किया जा रहा था, जो फल के कैरेट्स हैं उन्हीं के बीच में इनको छिपा के रखा गया था। तो अभी इसको असम में पकड़ लिया गया है, ये एक चीज़ है, और जो लोग वो कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली न्यूज अंतर्राष्ट्रीय जगत से हम देखेंगे, तुर्की अप्रूव्स न्यू सोशल मीडिया लॉ। तो जो तुर्की हमारा एक देश है, उसने सोशल मीडिया के संबंध में नया कानून लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत देश को ये अधिकार प्राप्त है कि जो प्लेटफॉर्म्स पे कोई पोस्ट वगैरह, आपत्तिजनक पोस्ट वगैरह, कुछ भी चीज़ें टिप्पणी की गई है उसको वो हटा सकते हैं। इसको जो है जो डेमोक्रेटिक पीपल्स हैं वो बता रहे हैं कि ये जो विपक्ष की आवाज़ दबाने का भी काम करेगा। जो लोग भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे उनका वो पोस्ट हटा दी जाएगी, ये सब भी चीज़ें हैं, बताया जा रहा है। अगली न्यूज आर्टिकल, इंडिया द बिगेस्ट ग्रुप गेटिंग ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप।
तो एक आंकड़ा आया जिसमें बताया गया कि 2019 से 2020 के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग जो थे उनमें से इंडियंस थे। लगभग 38,209 इंडियंस ने 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज आर्टिकल इकोनॉमिक सेक्टर से देखेंगे। मारुति पोस्ट फर्स्ट लॉस सिंस 2003 एज लॉकडाउन हिट्स आउटपुट। तो 2003 के बाद से पहला ऐसा हुआ है कि मारुति जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो इस बार नुकसान में है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई है लॉकडाउन की वजह से। आप जान ही सकते हैं कारण, आप जो है कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, डिमांड घट चुकी है तो कार बिक नहीं रही हैं। AIIB टू लुक एट इंडियाज़ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फ्रॉम इकोनॉमिक व्यू। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक चाइना की बैक्ड बैंक है, चाइना का इसमें मेजॉरिटी शेयर है और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। भारत भी इसका सदस्य है और भारत दूसरा सबसे बड़ा इसका शेयर होल्डर है। और भारत सबसे, इसका कार्य क्या है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हम देखेंगे तो ये जो है विश्व भर के जो भी देश जिनको आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह चाहिए होता है तो ये लोन प्रोवाइड कराती है। इसके लोनों का सबसे बड़ा लाभार्थी जो है, इसके ऋणों से सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही रहा है। भारत को लगभग $4.35 बिलियन का लोन मिला है इस बैंक से, और कुल इस बैंक ने $19 बिलियन का लगभग लोन दिया है। यानी कि आप लगभग देखेंगे तो क्या कहते हैं 20% लोन भारत को ही प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। लेकिन अभी ये चीन का इसमें मेजॉरिटी शेयर है, तो चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो अभी बैंक ने स्पष्ट किया है कि हम जो इस बैंक का कारोबार है वो चीन से बायस्ड होकर नहीं देखेंगे, बल्कि हम आर्थिक दृष्टि से देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, भारत और चीन के राजनीतिक रिश्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन ये बैंक भारत के प्रोजेक्ट्स पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि जो इससे सामान्य रूप में इस बैंक से भारत का रिश्ता था वैसे बना रहेगा। भारत को ऋण सहायता मिलती रहेगी, जो ऋण मिले हैं उसको समय दिया जाएगा, सारा वैसे चीज़ें चलती रहेगी। तो ये हमने जाना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये आप एक तरह से कह लीजिए तो ये वर्ल्ड बैंक का एक तरह से अल्टरनेटिव के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक पे मेनली क्या होता है, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए चाइना, इंडिया जैसे जो छोटे छोटे नए कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक नया बैंक उसका अल्टरनेटिव के रूप में बनाया है, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज उनकी दादागिरी न चले जो आर्थिक व्यवस्था में। तो इसलिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, जिसमें चाइना की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, सेकंड हिस्सेदारी भारत की है। भारत सबसे ज़्यादा ऋणों का इसमें लाभार्थी है। और अभी भारत चीन के रिश्तों में तलखी आई है, इस वजह से बताया है, इसने स्पष्टीकरण दिया है कि भारत चीन के जो भारत के ऋण है इस बैंक से, इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अगली न्यूज आर्टिकल, RBI मस्ट कंटिन्यू मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी सेज IMF ऑफिशियल। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक कर्मचारी ने कहा, ऑफिशियल ने वहाँ कहा है कि RBI को जरूरी इस समय ज़रूरत ये है कि एकोमोडेटिव मनी स्टैंस ले, मॉनेटरी स्टैंस। एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टैंस मतलब क्या है कि जैसे देखिए अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना चल रहा है, डिमांड काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, डिमांड को बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुरूप ही कदम लेना चाहिए। ये एकोमोडेटिव का मतलब हुआ। तो डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, तो RBI को चाहिए ये करना है कि वो रेपो रेट घटा दे, और रेपो रेट RBI ने घटाया भी है। तो इससे क्या होगा, इससे जब जो लोन है वो सस्ते दामों पर मिल सकेंगे। जब लोन सस्ते दामों पर मिलेंगे तो लोग आकर्षित होंगे ऋण लेने के लिए। ऋण लेंगे तो उनके पास जेब में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा तो वो चीज़ों को खरीदना प्रारंभ करेंगे। इससे डिमांड बूस्ट होगी, फिर अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी। तो ये सुझाव दिया है IMF के ऑफिशियल ने। तो ये हमने देखा न्यूज़पेपर आज का जो भी था सारे न्यूज़। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मॉग टावर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसे IIT बॉम्बे के सहयोग से दिल्ली में परीक्षण किया जाएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या बदलाव हुए? मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। GDP का लगभग 2% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। केवल एक, दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? भारत इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है। भारत को सबसे अधिक ऋण सहायता प्राप्त करने वाला देश है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर एडिशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।